A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sigapar, Badalganj. Welcome to chapter 3 Human Reproduction Explanation. Today's topic will be implantation. Students, in the previous video we have discussed about the topic fertilization and how it happens. Fertilization is also called as syngamy, that is fusion of male and female gametes. So after the fusion, zygote has been formed. Now zygote will be divided into more cells, and we will discuss today how this zygote converts into embryo, and that embryo how it implants inside the uterus. So you are already aware with the diagram of uterus or female reproductive system. You know that here infundibulum, isthmus, ampulla, these regions are the part of fallopian tube. Now uterus has three linings. Outermost lining is perimetrium. Second line, which is orange in color, it is myometrium, that is the muscular line. And third line, endometrium. We have already discussed about endometrium in the menstrual cycle also, that it sheds every month in absence of pregnancy. So perimetrium, the outermost layer, which is blue in color, then myometrium, smooth muscle cells, and endometrium, shed and formed every month. यानी endometrium की जो layer होती है, जो lining होती है, वो हर महीने बनती है और rupture होती रहती है. The egg released by ovary reaches ampulla. Also the sperm released during coitus also reaches ampulla for the fertilization. ये हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि ओवरी से एग रिलीज हुआ. एग जो है वो इन्फंड्यूबुलम से फिम्बरी से होते हुए ये एम्प्यूला तक जाती है. तो हम लोग ने देखा था कि एम्प्यूला के अंदर क्या होता है, सिलिएटेड कॉर्नल सेल्स, जो कि एग सेल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. फिर वेजाइना के अंदर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म रिलीज हो गया है. अब स्पर्म भी सर्विकल कैनाल से होते हुए, यूट्रस से होते हुए एम्प्यूला तक पहुंचेगा, और दोनों को स्पर्म और एग जैसे ही मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन. When sperm enters inside ovum, both nucleus fuses with each other. Sperm and ovum has 23 chromosomes each, so the zygote will have 46 chromosomes. ये क्वेश्चन कल एनसीईआरटी में भी पूछा था कि स्पर्म क्या है. स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स है, सो एज द ओवम, दोनों ही के पास 23 है. तो जाइगोट के पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो होंगे 46. यानी हमारे सेल के अंदर सब क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46 होता है, एक्सेप्ट जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको छोड़ के. दिस सेल कॉल्ड एज जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी. द जाइगोट इज अ टोटिपोटेंट सेल, दैट इज इट कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो ये जो सेल है, यानी कि ये मेल एंड फीमेल, जो स्पर्म का जो ये न्यूक्लियस है, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे. तो ये भी 23, ये भी 23. अब जो जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 46. और जोना पेलुसिडा की लेयर जो है वो एज सच ओवम के साथ इंटैक्ट रहेगी. ठीक है. अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है, जाइगोट ही फर्स्ट सेल होता है बेबी का. और ये जो जाइगोट होता है ये टोटिपोटेंट सेल होता है. टोटिपोटेंट सेल वो सेल्स होते हैं जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हो. तो ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एक ही सेल है जो कि टोटिपोटेंट होता है, और वो है हमारा जाइगोट. ठीक है. अब क्या होगा, अभी एनसीईआरटी में एक चीज पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले. जो हमारा ये मेन टॉपिक है इम्प्लांटेशन, उससे पहले एनसीईआरटी में जो बेबीज के जेंडर होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ लाइंस लिखी गई हैं. वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. यानी कि जो ये जाइगोट बना है, इसी जाइगोटिक स्टेज पे ही जो बेबी का जेंडर है वो डिसाइडेड हो चुका है. लेट अस सी हाउ. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जो मेल्स होते हैं उनका क्रोमोसोम क्या होता है, XY, और फीमेल्स का क्रोमोसोम क्या होता है, पैटर्न XX.
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी गैमिट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमिट्स ओवम के द्वारा, तो ओवम का जो होगा सेक्स क्रोमोसोम वो होगा X, और मेल के स्पर्म का क्या हो जाएगा X, या X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो 50% चांस है स्पर्म के पास कि या तो वो X क्रोमोसोम कैरी करे, और 50% चांस है कि वो Y। फीमेल तो हमेशा X ही कैरी करेगी, क्योंकि फीमेल्स के क्रोमोसोम पैटर्न XX ही होते हैं। मेल्स का वेरी करता है, मेल्स का XY होता है। तो एग का जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो हमेशा X ही रहेगा। वेरिएबिलिटी कौन शो करेगा? मेल का क्रोमोसोम, वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। तो 50% चांसेस है कि स्पर्म या आइदर X कैरी करेगा या Y कैरी करेगा। After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. तो फ्यूजन के बाद जैसे ही फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो जाइगोट या तो अगर फीमेल तो X ही है, अगर मेल के पास X आया, मेल स्पर्म से X आया, तो जाइगोट क्या है XX हो जाएगा। एग जो है X है, स्पर्म जो है वो Y लेके आया, तो जाइगोट का क्रोमोसोम पैटर्न क्या हो जाएगा XY। ये डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा क्रोमोसोम जो स्पर्म है वो कैरी कर रहा है अपने साथ। द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल। तो जो जाइगोट है, अगर फीमेल से भी X आया, मेल से भी आया, XX हुआ, तो बेबी जो है वो फीमेल बनेगी। अगर जाइगोट फीमेल से X आया, मतलब X आना ही है, उसके लिए तो आएगा का कोई रीजन ही नहीं है, फीमेल से X ही आएगा। मेल से Y आ गया तो XY मिलके क्या बना देंगे, मेल बेबी बना देंगे। ये हम लोग आगे भी अभी चैप्टर पढ़ेंगे 5, उसमें भी ये क्रोमोसोमल पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. ये लाइन एनसीईआरटी में इसलिए दी गई है क्योंकि पहले सोसाइटी के अंदर एक जनरलाइज्ड थिंकिंग थी कि जिनके घर में लड़कियां बहुत ज्यादा होती थी तो इसके लिए माओ को दोषी ठहराया जाता था कि ये लड़का पैदा नहीं कर सकती। लेकिन तब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जो बेबी का जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है, वो पिता के क्रोमोसोम की वजह से डिसाइड होता है, ना कि माँ की वजह से। तो साइंटिफिकली ये बहुत इनकरेक्ट है किसी लेडी को ये ब्लेम करना कि अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो ये उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जी नहीं, जेंडर ऑफ द बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? फादर्स होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज इम्प्लांटेशन। The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. तो अब क्या होगा, यहाँ पे दो डायग्राम को एक साथ समझते हुए चलिएगा कि यहाँ से क्या हुआ, एग रिलीज हुआ। अब एग जो है वो मूव कर रहा है। मूव करने के बाद यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे एग पहुंच गया था, और वेजाइना से, जो मैंने इससे पहले वाला फिगर दिखाया था, ये यहाँ से एग पहुंच रहा है यहाँ पे एम्प्यूला में, ये और वेजाइना से में स्पर्म है। स्पर्म क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल होते हुए, यूट्रस से होते हुए, स्थमस से होते हुए एम्प्यूला तक आ गया है। दोनों में ना फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब दोनों क्या बना चुके हैं, जाइगोट बना चुके हैं। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है वो, इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, और इस माइटोटिक डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होता है। तो ये मूवमेंट, ये माइटोसिस होगी कब, जब जाइगोट जो है वो कहाँ मूव करेगा, स्थमस से होते हुए ये ओविडक्ट की तरफ आएगा तब, और ओविडक्ट की तरफ आते आते फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, यूटरस के अंदर। उसी समय क्या होगा, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद क्या होगा, हम लोग को पता है कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और ये एक सेल से ही दो सेल बन गए। तो माइटोसिस में हम लोग को पता है कि अगर जाइगोट का जो क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो दोनों ही सेल का जो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 46, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियस। तो इसके बाद पहले ये 2 सेल्ड स्टेज हुई,
फिर ये 4th सेल्ड स्टेज होगी और फिर ये आएगी 8 to 16 सेल्ड स्टेज, जहां पे डॉटर सेल्स को, ये जो सेल्स बन रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर्स. In the first mitotic division in zygote, 2 cells will be formed and both will have 46 chromosomes. This is a special type of mitosis called as cleavage, in which number of cells will be increased but its size will decrease. तो यहाँ पे क्या होगा, जब जाइगोट के अंदर फर्स्ट ये जो माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसे कि हम लोग क्लीवेज कह रहे हैं, तो 2 सेल बन गए, दोनों का ही क्रोमोसोम नंबर क्या है, 46. अब यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज के अंदर पहले ये एक सिंगल सेल था तो साइज क्या थी, बड़ी थी. अब इसी सिंगल सेल से 2 सेल बन गया है, तो क्लीवेज के अंदर क्या होगा, जो सेल की साइज है वो छोटी होती जाएगी और जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो इंक्रीज करते जाएंगे. इन द नेक्स्ट डिवीजन 4 सेल्स विल बी फॉर्म्ड एंड द जोना पेलुसिडा विल रिमेन इंटैक्ट. द सेल एट दिस स्टेज विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो and the cell will be called as blastomeres. डॉटर सेल्स को क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर्स. और यानी कि जैसे ही ये जो क्लीवेज के बाद ये जो सेल बना है, ये जब 4 सेल में डिवाइड होगा, यानी नेक्स्ट जब इसके अंदर एक और डिवीजन होगा, तब ये 4 सेल बन जाएगा. तो 4 सेल बन जाएगा तो अब इसको जाइगोट नहीं, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो. और ये जो अंदर के डॉटर सेल्स हैं इनको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स. When the cell of blastomeres will be at 8 to 16 celled stage, it will be called as morula. यानी कि जब ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे, 8 to 16 स्टेज सेल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, जोना पेलुसिडा, ब्लास्टोमियर्स के इस स्टेज को कहा जाएगा मोर्यूला. और जोना पेलुसिडा हमें अभी भी क्या है, इंटैक्ट है ओवम के साथ, ये अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है जाइगोट के साथ. जाइगोट यहाँ पे है, फिर एम्ब्रियो, और ये अब क्या आ जाएगा, मोर्यूला. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि पहले एग रिलीज हुआ था, वेजाइना से स्पर्म आया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बन रहा था, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बना, ये मोर्यूला वाले स्टेज में यहाँ पे आ गया. अब ये मोर्यूला वाले स्टेज से अंदर कहाँ पे एंटर करेगा, यूट्रस के अंदर. In the fallopian tube, when the zygote will be at morular stage, there they get shifted from the day of the fertilization to the 4th day. When the size of cells get increased, it start moving towards uterine cavity. The cell will have 100 of cells in it. तो अब क्या होगा, अब मोर्यूला यहाँ पे आ गया एम्प्यूला के अंदर. अब जैसे जैसे इसकी साइज जो है वो इंक्रीज होगी, ये जो सेल है ये मूव करेगा किधर, यूट्राइन कैविटी के तरफ. तो ये कब होता है, जैसे कि ये होगा, जो इम्प्लांटेशन होता है वो 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता है. यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे अभी क्या है, ये इम्प्लांट अभी नहीं हुआ है, अभी ये क्या है, ये जैसे कि ये 4th या 5th डे की बात है जब ये स्टेज आती है. तो अभी ये कहाँ पे है, यूट्राइन कैविटी के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूट्राइन कैविटी में आने का रीजन क्यों है, क्योंकि ये रीजन हम लोग देखते हैं इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. अब क्या है, अब एम्ब्रियो के अंदर जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो गई है, 100 ऑफ सेल्स आ गए इसके अंदर. तो ये साइज जो है वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर एकोमोडेट नहीं होगा. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन का 4th डे होगा, फर्टिलाइजेशन के 4th डे के बाद अब धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे चला आएगा, एंडोमेट्रियम के वॉल के बाहर है, अभी अंदर नहीं आया है. अगर अंदर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा. तो ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यूट्राइन कैविटी में. आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये डायग्राम बनाइएगा तो यूट्राइन कैविटी जो है थोड़ी बड़ी बनाइएगा. मैंने बहुत ही छोटा बना दिया है जिसकी वजह से ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं दिख रहा है. तो आप लोग यूट्रस जो है वो थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और जहाँ पे ये एम्ब्रियो रहेगा या मोर्यूला रहेगा उसके अगल बगल थोड़ा स्पेस जो है वो छूटना चाहिए, क्योंकि और भी चीजें हैं वो जो क्लियरली विजिबल नहीं होंगी और थोड़ा हॉचपॉच भी दिखेगा डायग्राम. At this time, endometrium will be in secretory phase as we have studied the phases in menstrual cycle. तो इससे पहले हम लोगों ने menstrual cycle में phases देखा था. तो phases के अंदर क्या था,
ये याद है ना, सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन का फेज, फिर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में ही क्या था, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो यूट्रस शेड हो गई थी, अब क्या है, वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी वो वापस से प्रोलिफरेटिव फेज में बनना स्टार्ट होती है। और फिर क्या होता है, फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल और ज्यादा ग्रो एंड डेवलप होने लगती है। और यहीं पे सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, जो ये एंडोमेट्रियम है, ये ग्लाइकोजन जो है वो सिक्रीट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, कि उसको ये उम्मीद होती है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए ये चीज चाहिए। प्लस लुटियल फेज भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, LH का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, जो कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसी LH लेवल के डाउन होने की वजह से कॉर्पस लुटियम जो है वो डिजेनरेट होता है। तो अब एंडोमेट्रियम क्या है, सिक्रीटरी फेज में है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट टू रिलीज ओवम, बिफोर द ओव्यूलेशन इन द प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट्स टू डेवलप। तो अभी मैंने बताया कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ग्राफियन फॉलिकल्स बर्स्ट करती हैं ओवम को रिलीज करने के लिए, उससे पहले वाला जो फेज होता है जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, उस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद से जो एंडोमेट्रियम है वो ग्लाइकोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे ये उम्मीद होती है कि अब कुछ दिन में जो एम्ब्रियो है वो आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा, तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी ग्लाइकोजन जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम लीव्स फॉर 1 day एंड गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय, तो ये हम लोग ने कल भी पढ़ा था कि ओवम की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, मात्र 24 घंटे यानी 24 आवर्स के लिए ही वो वाइबल होता है। तो अब हम लोग वो केस पढ़ेंगे जबकि स्पर्म और ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुके हैं। आफ्टर द 4th day ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स यूट्रस, यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ एम्प्यूला के अंदर, 4th day जैसे फर्टिलाइजेशन का बीतेगा, अब जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। द सिक्रीटरी डेज इज फॉर 14 days एंड एंडोमेट्रियम रिलीजेस लॉट्स ऑफ ग्लाइकोजन विच एंटर्स द मोर्यूला। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिक्रीटरी फेज होती है जहाँ पे LH हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा था, ये सिक्रीटरी फेज टोटल 14 दिन तक चलता है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी इतना ज्यादा ग्लाइकोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है कि अब ये ग्लाइकोजन जो ये मोर्यूला है, ये मोर्यूला के अंदर जाके एंटर कर जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने इतना स्पेस नहीं छोड़ा था, अगर आप चाहेंगे तो ये जो डायग्राम है वो ऐसे बनाइएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेल्ड स्टेज आप एक जगह ही बना सकें। ठीक है, मेरा अलग अलग हो गया है, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक आके ये डायग्राम जो है वो एक पेज के अंदर एकोमोडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 8 to 16 सेल स्टेज में आया ये मॉर्यूला। अब यूट्रस क्या है, बहुत ढेर सारा ग्लाइकोजन जो है वो रिलीज किए जा रहा है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होगा, इस मॉर्यूला के अंदर घुस जाएगा। द साइज ऑफ मॉर्यूला विल नॉट बी चेंज, सो द सेल्स विल गेट अरेंज्ड इन द साइड एंड इन द सेंटर अ कैविटी इज फॉर्म्ड इन विच ग्लाइकोजन विल बी फिल्ड। तो मॉर्यूला का साइज जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बस एक अंतर क्या हो जाएगा कि ये जो सेल्स, जो ब्लास्टोमियर्स जो हम लोग देख रहे थे, जो डॉटर सेल्स बीच में थी, ये क्या होंगी, अब ये साइड में अरेंज हो जाएंगी। और इनके साइड में अरेंज होने के बाद बीच में एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी जहां पे ग्लाइकोजन आके फिलअप हो जाएगा। एंड दिस कैविटी विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये कैविटी क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट की वजह से बनी, इसीलिए इस कैविटी को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये कैविटी है। सम ब्लास्टोमियर्स विल फॉर्म अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट एंड द स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे क्या है,
जो कुछ ब्लास्टोमियर्स होंगे, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये कुछ ब्लास्टोमियर्स से गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी नॉब लाइक स्ट्रक्चर, से डोर का नॉब होता है ना, हाँ वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। ठीक है, और इस स्टेज को क्या कहेंगे सेल के, ब्लास्टोसिस्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था, पहले जाइगोट बोला, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बोला, एम्ब्रियो के बाद मॉर्यूला, अब मॉर्यूला के बाद किसकी स्टेज आ गई, ब्लास्टोसिस्ट की। द सेल्स प्रेजेंट एज द लाइनिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि ये जो आउटर लाइनिंग पे ये जो सेल है ब्लास्टोसिस्ट के, मतलब अंदर की तरफ है लेकिन एकदम किनारे की तरफ, इनको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एट दिस स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन विल बी डन। अब ब्लास्टोसिस्ट के इसी स्टेज पे इम्प्लांटेशन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्या था, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये कहाँ पे आया, एम्प्यूला में, एम्प्यूला के अंदर स्पर्म भी था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद मॉर्यूला। अब मॉर्यूला कहाँ पे आ गया है, 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आ गया है यूट्राइन कैविटी में। जैसे ये डायग्राम जो है वो ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा, आप भी ऐसा ही बनाइएगा ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आए। तो अब जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में आ गया है, अब जो है इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी। हम लोग को ये याद रखना है कि ये जो एकदम बाहर ये जो हल्की सी लाइन है ये जोना पेलुसिडा की है, तो जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट है, यानी इम्प्लांटेशन के ठीक पहले तक जोना पेलुसिडा बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये यूट्राइन कैविटी में आ गया। अब यूट्राइन कैविटी क्या है, ढेर सारा ग्लाइकोजन जो है वो रिलीज किए जा रही है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एंटर हो जा रहा है। ठीक है, at the 5th day blastocyst will have some changes and now it has to be embedded in the endometrium. For this some difficulty will come, so the zona pellucida has to break down for this. तो यहाँ पे क्या है कि अब 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन बीत चुका है, जैसे ही 5वां दिन आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद का, तो अब क्या होगा, अब जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होना है। तो इम्प्लांट होने के लिए क्या है, अब जो ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर है इसको टूटना ही पड़ेगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा विल बी perforated by the enzymes released by the blastocyst and now it will come out. After coming out, blastocyst again releases enzyme to perforate endometrium and now it gets buried inside endometrium completely. This happens on 7th day after fertilization. तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा जिससे कि जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है ये परफोरेट यानी फट जाएगी, और फटने के बाद अब क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल गया है। बाहर निकलने के बाद जैसे ये एंडोमेट्रियम के पास आएगा, अब ये एंडोमेट्रियम के ऊपर भी वही एंजाइम्स रिलीज करेगा ताकि एंडोमेट्रियम की भी जो लाइनिंग है वो परफोरेट हो जाए, और परफोरेट होने के बाद अब ये क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड हो गया है। ठीक है, ये कब होगा, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, after implantation on 8th day trophoblast start to release a hormone called as HCG. Pregnancy test is done on the basis of this hormone released in the body after the 7th day of fertilization, that is 8th day. तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट क्या है एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो गया, अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है, फटाफट क्या करेंगी, ये इस ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर कवर करके छुपा लेंगी। छुपाने के बाद क्या होगा, जैसे ही 7वां दिन बीतेगा, 8वें दिन पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जो ये किनारे वाली सेल्स थी जिनको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल कह रहे थे, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है HCG, और ये HCG हार्मोन क्या करती है, ये HCG हार्मोन ही जो आप लोग मार्केट के अंदर जो प्रेगनेंसी टेस्ट देखते होंगे, जो ये प्रेगा न्यूज वगैरह के जो आते हैं, ये यही हार्मोन के बेसिस पे ही ये कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, क्योंकि यूरिन में जैसे ही
प्रेगनेंसी के बाद यूरिन में एससीजी का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यही बेसिस होता है प्रेगनेंसी को चेक करने का, और सारे जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो इसी एससीजी हार्मोन के बेसिस पे ही किए जाते हैं। तो ये एससीजी हार्मोन कब सिक्रीट होता है? एट द 8th डे ऑफ द इम्प्लांटेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बीत गए, इम्प्लांट हो गया 7th डे पर, और 8वें दिन पे, इम्प्लांटेशन के बाद 8वें दिन पे एचसीजी हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। HCG is released by trophoblast which will become placenta in future. बुक्स के अंदर ये लिखा रहता है कि जो HCG हार्मोन है वो प्लेसेंटा रिलीज करती है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें प्लेसेंटा डेवलप नहीं करती है, यही ट्रोफोब्लास्ट ही आगे चल के फ्यूचर प्लेसेंटा बनता है। इसीलिए ये लिखना, अगर कहीं लिखा है कि प्लेसेंटा एससीजी रिलीज करता है तो उसके लिए उसको गलत नहीं करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट ही इन फ्यूचर में प्लेसेंटा जो है वो बनेगा। कॉर्पस लूटियम गेट्स जनरेटेड आफ्टर 14 days of secretory or luteal phase. Corpus luteum secretes estrogen and progesterone and its life is only 14 days if there is no pregnancy. कॉर्पस लूटियम के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉर्पस लूटियम जो है वो 14 डेज के बाद डीजनरेट हो जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, ये कॉर्पस लूटियम के डीजनरेट होने का कारण क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब जाके ये 14 डेज के बाद डीजनरेट हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम का काम क्या है? ये जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना इसका काम होता है, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ 14 डेज की होती है। When LH hormone level decreases after 14 days of secretory phase, corpus luteum degenerates. अभी बताया कि कॉर्पस लूटियम के डीजनरेट होने का कारण एक और होता है कि जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है सडनली उसके लेवल के अंदर कमी आ जाती है, और लुटिनाइजिंग हार्मोन ही वो रीजन है जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम मेंटेन्ड होके रहता है। If pregnancy happen, then corpus luteum should be maintained because in the starting 3 months of pregnancy it releases estrogen and progesterone as the placenta is not properly developed. तो वो केस इमेजिन कीजिए जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी हो गई है तो वहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा तो डेवलप नहीं हुआ है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करेगा? तो कॉर्पस लूटियम को हमें 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी के मेंटेन करके रखना है ताकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होते रहें। It is function of placenta to release estrogen and progesterone hormone, but when it is not properly developed in the starting 3 months of pregnancy, corpus luteum secrete estrogen and progesterone, but corpus luteum should be maintained during these 3 months, which will be done by SCG as level of LH has already decreased, which is responsible for maintaining corpus luteum. तो एक्चुअल में फंक्शन किसका है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का, प्लेसेंटा का। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा डेवलप ही नहीं होता है, तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का काम कौन करता है? कॉर्पस लूटियम। लेकिन कॉर्पस लूटियम की अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो वो सिर्फ 14 डेज की है, तो 14 डेज के बाद वो क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि सिक्रीटरी फेज के खत्म होते ही एलएच का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो अब जब प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें कॉर्पस लूटियम को बचा के रखना है, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता कॉर्पस लूटियम ही जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो ये जो कॉर्पस लूटियम, अब तो एलएच लेवल ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? एचसीजी हार्मोन। तो इसीलिए एचसीजी का रोल कहाँ पे है? एचसीजी मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम इन स्टार्टिंग 3 months ऑफ pregnancy. So by today the topic implantation is also completed. I think only 2 to 3 topics are left in this chapter and we will be able to complete chapter number 3, but no students are sending me any pictures of notes or question answers. I am giving you the time before completing this chapter. I want chapter 1 and 2 notes plus question
pictures. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.